नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे द्विघात समीकरण। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा रैखिक समीकरण, उसके बाद युगपत समीकरण, आज द्विघात समीकरण। कल के वीडियो यानी कि युगपत समीकरण में हमने आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब दिया है अनवर और सिराज ने। बाकी लोगों ने कमेंट नहीं किया, पता नहीं वो हल नहीं कर पाए या सही जवाब देना ही नहीं चाहते। तो कमेंट में जरूर आप लिखा करिए कि क्या सही उत्तर है। आज जो मैं प्रश्न पूछूंगा उसका सही जवाब आप दीजिएगा। बहुत सरल प्रश्न रहेगा। तो पहले देख लेते हैं जो कल का प्रश्न था उसे कैसे हल करेंगे, उसका उत्तर क्या होगा। प्रश्न था कि एक कुर्सी दो मेज का मूल्य 1700 रुपए और दो कुर्सी एक मेज का मूल्य 1600 रुपए। तो एक मेज और एक कुर्सी का दाम बताओ, या फिर तीन कुर्सी चार मेज का मूल्य बताओ। तो देखिए कैसे लगाएंगे। एक कुर्सी x रुपए की है, दो मेज 2y रुपए का है और 1700 रुपए है। फिर उसके बाद दो कुर्सी हो जाती है यानी कि 2x और मेज एक ही रहती है और दाम हो जाता है 1600। अब इसमें y बराबर नहीं है। y बराबर करने के लिए इन दोनों समीकरणों में ऊपर वाले में एक का गुणा करो, नीचे वाले में दो का। इस दो का इनमें गुणा करो और यहाँ पे जो एक y है एक का ऊपर, तो जब एक का ऊपर गुणा करोगे तो वही रहेगा। लिखना चाहो तो लिख दो x प्लस 2y बराबर 1700। नीचे क्या आएगा, 2 दूना 4x धन 2y बराबर 16 दूना 3200। ये आ गया अगला समीकरण। x प्लस 2y बराबर 1700 और 4x प्लस 2y बराबर 3200। y का मान बराबर हो गया, चिन्ह भी बराबर है तो हम घटाएंगे। अब जब घटाएंगे तो हमेशा बड़े में से छोटा को घटाएंगे। चूंकि नीचे वाली समीकरण बड़ी है, ऊपर वाली छोटी है, तो 4x में से 1x घटा दीजिए 3x और 32 में 17 घटा दीजिए 15। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3 पचे 15, 1500, 3 पचे 15 यानी कि 500 रुपए। एक कुर्सी का दाम 500। अब इस x का मान कहीं भी रख दो, तो अगर हम पहले में रख दें तो 500 धन 2y बराबर 1700। तो 2y बराबर 1700 में 500 घट गया, तो y बराबर कितना हो गया, 17 में 5 गया 12, 100 बटे 2 यानी कि 600 रुपए। तो एक कुर्सी का दाम 500, एक मेज का दाम 600। बात हो रही है तीन कुर्सी, तो तीन कुर्सी कितने की हो जाएगी, 1500 की। और चार मेज कितने का हो जाएगा, 6 चौको 2400 रुपए। तो जिसका भी उत्तर 1500 और 2400 था उनका सही आया है, बाकी लोगों का गलत है। तो इस पर मैंने कल अच्छे से आपको विस्तार से समझाया था। आज हम लोग सीखेंगे द्विघात समीकरण। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। द्विघात समीकरण में आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो कि आप शायद पहले कभी नहीं जानते थे। अगर जानते भी रहे होंगे तो आज आपकी स्पीड और अच्छी हो जाएगी, और नहीं जानते थे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि द्विघात समीकरण को बहुत तरीके से हल किया जाता है। गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो फालतू में 2 मिनट का टाइम चला जाएगा। और कई विधियां हैं, लेकिन ट्रिक से ऐसा है कि कोई विधि नहीं लगानी है, सीधा हल। तो पहला प्रश्न है द्विघात समीकरण का, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0। द्विघात समीकरण कैसे जानेंगे, अधिक से अधिक घात 2 रहेगी। जैसे यहाँ पे x में घात 1 है लेकिन यहाँ x में घात 2 है, तो अधिकतम घात जो है वही है, माना जाएगा। अगर 3 घात हो जाएगा तो त्रिघात हो जाएगा। तो यहाँ 2 ही घात वाली आप पढ़ रहे हैं ना। अब 2 घात में पढ़ेंगे तो यहाँ त्रिपद व्यंजक रहेगा ज्यादातर। त्रिपद व्यंजक का मतलब 3 चिन्ह। देखो यहाँ प्लस छुपा है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। तो हो सकता है तीनों माइनस माइनस हो, या तीनों प्लस प्लस हो, या तीनों अलग अलग हो, मतलब प्लस माइनस हो। तो 3 चिन्ह जरूरी है। कभी कभी 2 भी चिन्ह रहेगा, जैसे ऐसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। तो ये भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ भी x की घात 2 है और यहाँ x में घात जो 1 था वो इसमें नहीं है। तो x का घात 2 आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए मैं इसको छोड़ करके पहले इसी को हल कर लेता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर अगर 0 है तो x का मान क्या होगा,
x का मान क्या होगा। तो देखो x इसके जाति का नहीं है, तो क्या करेंगे, x को इधर ही रहने देंगे, इसको उधर कर देंगे, तो -4 इधर था, उधर क्या हो जाएगा +4, और 0 का कोई मतलब नहीं है, तो x बराबर 4 का वर्गमूल निकाल दो, कितना आएगा 2, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर का वर्गमूल x और 4 का वर्गमूल 2। तो इस तरह से सीधा जान लीजिए कि वर्गमूल ही निकालना है। जैसे x के घाते 2 -36 बराबर 0, तो क्या होगा, x स्क्वायर बराबर 36 और x बराबर बस 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 6। मतलब x के घाते 2 है, उसके साथ माइनस के रूप में कुछ लिखा है, तो उसको दाहिने ओर भेज करके उसका वर्गमूल निकाल दीजिए, सीधा x का मान आ गया, जो कि बहुत सरल है। मान लीजिए वर्गमूल नहीं निकल रहा है, जैसे इस तरह लिखा है x स्क्वायर -32 बराबर 0। अब क्या करेंगे, x के घाते 2 बराबर 32 हो गया। अब x बराबर 32 का वर्गमूल, तो आप जानते हैं 32 का वर्गमूल निकलता नहीं, तो 32 का वर्गमूल नहीं निकलता तो 32 का गुणनखंड करेंगे। तो 32 का गुणनखंड होता है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। 2 का जोड़ा मिल गया, इस 2 का नहीं मिला, तो 2 दूना हो गया 4, और जिसका जोड़ा नहीं मिला वो अभी भी रूट के अंदर, तो x बराबर 4√2। तो जिस मतलब जब वर्गमूल नहीं निकलेगा कैसे जानेंगे, उसका गुणनखंड करेंगे, जोड़ा मिलाएंगे, जिनका जिनका जोड़ा मिल गया उसका उसका गुणा करके बाहर, और जिसका जोड़ा नहीं मिला वो अभी भी रूट के अंदर, तो x बराबर 4√2। तो आप समझ गए कि अगर केवल 2 ही पद हैं, x के घाते 1 वाला नहीं है, तो उसे करना बहुत सरल है। अब आइए हम त्रिपद वाला देखते हैं, जिनमें 3 पद है और द्विघात समीकरण है। 3 पद द्विघात समीकरण, इसे करने के मैंने बताया गुणनखंड विधि, भाग विधि, बहुत सारी विधि है, लेकिन मैं आपको कोई विधि नहीं, आपको डायरेक्ट ट्रिक से बताता हूं। क्या करना है, देखिए यहां पर x के यानी कि जो पहला वाला x है जिसमें घात 2 है, उसके पहले 1 लिखा है, तो 1 छिपा रहता है, 1 लिखा नहीं जाता, 1 के अलावा जो होगा वो जरूर लिखा जाएगा। तो 1 छिपा है, आप ध्यान में रखिएगा, आप 1 लिखो या न लिखो। और यहां पर जो पहला पद में अंक है और जो तीसरा पद में अंक है, पहला पद तीसरा पद, यानी कि पहले पद को a कहिए, दूसरे पद को b कहिए, तीसरे पद को c कहिए, तो a और c का गुणनखंड करिए, सॉरी गुणा करिए, तो 15 और 1 का गुणा क्या होगा, 15 गुणित 1 बराबर 15 ही होगा। तो कहने का मतलब कि अगर यहाँ पर 1 नहीं है, मतलब 2 3 4 5 6 के अलावा 1 है अगर, तो वो नहीं लिखा जाएगा, और अगर 1 है तो आप इसे भूल जाओ और सीधा इसका गुणनखंड करो 15 का। तो 15 का गुणनखंड क्या क्या होता है, 5 तिहाई 15, और एक होता है 15 एकम 15। बस 15 का गुणनखंड केवल यही होता है, 5 तिहाई 15, 15 एकम 15। अब आप चेक करिए कि किसे जोड़कर या घटाकर 8 आएगा, तो वो है 5 और 3। 5 में अगर हम 3 को जोड़ दें तो वो 8 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो 8 है उसे आप लिखोगे -5 और -3, तभी तो -5 में -3 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, -8, है ना। आप जोड़ का चिन्ह भी लगा सकते हो अगर चाहो तो। और अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो -5 -3 माइनस माइनस प्लस और 5 तिहाई 15, यानी आपको 2 ऐसे संख्याएं चुननी है जिनका गुणा करें तो ये किनारे वाला आ जाए, और जोड़ दें या घटा दें तो ये आ जाए बीच वाला। तो -5 और -3 आपने चेक किया, बस x का मान आ गया, चिन्ह बदल दो, आंसर आ गया। -5 है तो +5, +5 है तो -5, यानी यहां पर जो भी चिन्ह है उसका उल्टा ही x का मान होगा। एक सवाल और देख लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। दूसरी सवाल, x² -5x -14
बराबर 0। 14th का क्या करेंगे आप? फैक्टराइजेशन, गुणनखंड, 7 दूनी 14, 14 एकम 14। अब आप समझ गए होंगे कि हमें ऐसी दो संख्याएं पकड़नी है जिन्हें जोड़कर या घटाकर -5 आ जाए, तो वो है 7 और 2। अगर हम -7 में, ठीक है, -7 में +2 को जोड़ दें, -7 में +2 को जोड़ दें तो -5 हो जाएगा, क्योंकि -7 और +2 जुड़ेगा नहीं, घट जाएगा। तो -7 में +2 को जोड़ने पर -5 आएगा, और -7 का +2 में गुणा करने पर -+-14 हो जाएगा। तो बस आंसर आ गया, x बराबर 7 और -2। जब द्विघात समीकरण होता है तो उसमें x के मान डबल आते हैं। आप x का मान ये भी मान सकते हैं और x का मान ये भी। इसका मतलब कि x के स्थान पे अगर आप 7 लिख देंगे तब भी हल करेंगे तो 0 आएगा, और x के स्थान पे -2 लिख देंगे, हल करेंगे तब भी 0 आएगा। द्विघात समीकरण में x के मान डबल आते हैं। -7 था, +7 उत्तर हो गया, +2 था, -2 उत्तर हो गया। एक सवाल और देख लीजिए, x² + 3x + 2 बराबर 0। कैसे हल करेंगे? आप जानते हैं 2 का गुणनखंड क्या होता है? 2 एकम 2, और 2 को 1 में जोड़ने पर 3 होता है, यानी कि +2 को अगर +1 में जोड़ दें तो +3 हो जाएगा, और +2 का +1 में गुणा करने पर 2 होगा। सीधा आंसर आ गया, x बराबर -2 और -1। चिन्ह बदल दीजिए। इससे सरल तरीका द्विघात समीकरण को हल करने का कोई नहीं है। अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट रह गया कि अगर यहां पर जो पहला पद है वो अगर एक ना हो, एक के अलावा कुछ हो, तब उसे हम कैसे हल करेंगे? तो सवाल है 6x² -x -2 बराबर 0। इसे हल करना है कि x के स्थान पर क्या रहेगा, यानी कि x का मान क्या होगा। मैंने बताया पहला पद जो a है उसका c में गुणा होता है। पहला पद a, दूसरा पद b, है ना, a b c। a का c में गुणा होता है, यानी पहले का तीसरे में गुणा होता है। तो 6 का 2 में गुणा करेंगे, 6 दूनी हो जाएगा 12। अब 12 का गुणनखंड होगा, तो 12 का गुणनखंड क्या होगा? एक तो होगा 12 एकम 12, एक होगा अभी आपने देखा 6 दूना 12, एक होगा 4 तिहाई 12। इसके अलावा कोई 12 आएगा नहीं। 12 का गुणनखंड सिर्फ 2 भागों में ही जब बांटोगे तो 3 भाग आएगा, 12 एकम 12, 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12। अब आपको ऐसा माने पद चेक करना है जिसमें जोड़कर या घटाकर -1 आ जाए, क्योंकि यहाँ x में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और चूंकि चिन्ह माइनस का है तो यहाँ -1 है। तो क्या करेंगे? आप जान लीजिए कि 4 और 3 को पकड़ेंगे, क्योंकि 4 में अगर 3 घटा देंगे तो -1 आएगा। इसका मतलब आपको लिखना है -4 धन +3, यानी कि -4 में अगर +3 को ऐड करेंगे तो माइनस और प्लस घट जाएगा, 4 में 3 जाएगा 1, यानी -1 आएगा। आपने गौर किया होगा कि हर जगह मैं यहाँ प्लस ही लिख रहा हूं, हर जगह आप प्लस ही लिखोगे, क्योंकि ये दोनों चिन्ह के हिसाब से अपने आप एडजस्ट कर लेंगे। तो -4 + 3 बराबर -1, और -4 + 3 4 तिहाई -12 हो जाएगा, क्योंकि -2 है, यहाँ 6 है। अब आपको क्या करना है? x का मान निकालने के लिए यहां पर जो चिन्ह है पहले तो वो बदल दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दो, उसके साथ साथ जो x के साथ था उसका भाग कर दो। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, पहला x का मान आ गया। ऐसे ही दूसरा वाला x का मान अगर निकालना है तो +3 है तो आप क्या कर दीजिए? -3, और बटे में क्या कर दीजिए? 6। तो क्या हो जाएगा? -3 एकम 3, 3 दूना 6। ये दो आंसर आपके आ गए। जब यहां पर कुछ ना हो, कोई अंक ना हो, एक हो, तो सीधा सीधा यही उत्तर हो जाता है चिन्ह बदलने के साथ। लेकिन जब यहां पर x के साथ कोई अंक हो तो चिन्ह तो बदलेंगे, प्लस उस x के साथ जो अंक है उसका भाग भी कर देंगे, बस, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब आपके लिए एक प्रश्न है, आपके लिए प्रश्न है
3x² प्लस 7x प्लस 4 बराबर 0। x का मान क्या होगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत सरल है। मैं चाहता हूं कि जितने लोग देख रहे हैं सब इसका जवाब दें। जब सही जवाब देंगे तब मुझे लगेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।